नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं आकांक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं बियॉन्ड द हेडलाइंस, जहां हम बात करते हैं सुर्खियों से हटकर और खबर की तह तक जाकर। सबसे पहले अब तक की हेडलाइंस। एनसीएमपी रोहुल्ला को पार्टी की सीडब्ल्यूसी बैठक में नहीं बुलाया गया। पिछले 23 साल में पहली बार रहे बाहर। 19 वर्षीय छात्र के सामने आए पाकिस्तानी रिश्ते। जम्मू के बठिंडी से गिरफ्तार हुआ रियासी का युवक। रोहुल्ला का उमर सरकार पर हमला। कहा, योगी का बुलडोजर कश्मीर में क्यों? एलजी मनोज सिन्हा ने रिक्रूटमेंट स्कैम्स को रोकने के लिए लिया बड़ा फैसला। कुछ रिक्रूटमेंट फर्म्स को ब्लैकलिस्ट में डाला। तेज रफ्तार बस बड़ी ब्राह्मणा में पिल्लर से टकराई, एक की मौत, 8 अन्य घायल। एनसीएमपी रोहुल्ला, उनको लेकर उनकी पार्टी के साथ काफी मतभेद की बातें सामने आती हैं और आज तो ऐसा हुआ है कि उनकी सीडब्ल्यूसी की बैठक, जो कि पार्टी की अहम बैठक थी, उसमें उन्हें बुलाया ही नहीं गया और ये पिछले 23 साल में पहली बार हुआ है। तो दीपक जी, कहीं ना कहीं इनके जो मतभेद हैं वो खुलकर सामने आ रहे हैं। बिल्कुल आकांक्षा, हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के श्रीनगर से युवा सांसद आगा सैयद रूहुल्ला मेहदी और खास तौर पे पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट और जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के बीच में जो दोस्ती या एक बहुत गहन रिश्ता हुआ करता था, इस बार करीबन 1 साल से ये रिश्ते में जितनी दरारें आई हैं वो तो जग जाहिर है और मीडिया में सामने आ चुका है। मगर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की सेंट्रल वर्किंग कमेटी यानी कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में आगा सैयद रूहुल्ला को नहीं बुलाया जाना, ये बात का सबूत देता है, ये साफ करता है कि कहीं ना कहीं अब रास्ते अलग हो चुके हैं। जी। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की जो सीडब्ल्यूसी होती है, सेंट्रल वर्किंग कमेटी, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो नेशनल पार्टी हो या रीजनल, क्योंकि जो भी बड़े फैसले होते हैं पार्टी के, वो सीडब्ल्यूसी बैठक में ही लिए जाते हैं। चाहे पार्टी की सरकार पार्टी सरकार में हो या विपक्ष में, मगर सीडब्ल्यूसी हमेशा से पावर का हिस्सा होती है। और आगा सैयद रूहुल्ला, बहुत हैरानगी की बात है कि वो एमपी तो है ही हैं, मगर वो पार्टी के सीडब्ल्यूसी के मेंबर भी हैं। मगर आगा रूहुल्ला ने खुद एक स्टेटमेंट में कहा कि उन्हें बुलाया ही नहीं गया पार्टी की बैठक में। और पार्टी की बैठक की जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें साफ दिख रहा है कि पार्टी के जितने भी दिग्गज नेता थे, चाहे वो प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो, वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला हो, या जम्मू कश्मीर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और एक सीनियर लीडर सुरेंद्र चौधरी हो, अजय सधोत्रा हो, रतनलाल गुप्ता हो, नासिर सोगामी हो, अली मोहम्मद सागर हो, सभी लोग उस पार्टी की बैठक में मौजूद थे, जिसमें से आगा रूहुल्ला गायब थे और उन्हें बुलाया नहीं गया। ये बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक तरह से आगा रूहुल्ला को नहीं बुलाकर सीडब्ल्यूसी में बात तो साफ कर दी है कि अब रास्ते अलग हो चुके हैं। अब केवल और केवल फैसला ये आना बाकी है कि क्या पार्टी रूहुल्ला को बाहर का रास्ता दिखाती है या फिर रूहुल्ला खुद पार्टी से अलग हो जाते हैं। तो जो खबरें आ रही हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूत्रों से, उनके मुताबिक ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ फैसला हो सकता है। अब देखना यह है कि फैसले की पहल पार्टी की तरफ से होती है या रूहुल्ला की तरफ से होती है। मगर बड़ी बात एक ये भी है कि पार्टी की सीडब्ल्यूसी बैठक में आज रूहुल्ला के ऊपर कोई खास चर्चा नहीं हुई। हालांकि 1-2 सदस्य ने कुछ बात रखने की कोशिश की, मगर पार्टी के दोनों जो बड़े नेता हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला, दोनों की तरफ से एक तरह से अवॉइड या इग्नोर कर दिया गया रूहुल्ला की बात पर। तो अब ये बात साफ हो चुकी है कि शायद रूहुल्ला को अब जो एक मतभेद थे, अब कहीं ना कहीं मनभेद बन चुके हैं और शायद आने वाले दिनों में कश्मीर की सियासत और गहराएगी। क्योंकि रूहुल्ला अगर बाहर होते हैं पार्टी से, तो केवल रूहुल्ला बाहर नहीं होंगे, पार्टी का एक एमपी भी कम होगा और इस समय पार्टी के लिए एक एमपी गंवाना बहुत बड़ी बात हो सकती है। अब देखना यह है कि फैसला पार्टी पहले लेती है या रूहुल्ला पहले लेते हैं। मगर हाँ, कश्मीर की सर्दी जैसे जैसे बढ़ रही है, राजनीतिक सरगर्मियां नेशनल कॉन्फ्रेंस में गहराती जा रही है। आगे क्या होगा वो देखना बहुत ही मजेदार होगा। जम्मू पुलिस ने बठिंडी से एक युवक को गिरफ्तार किया, जो कि रियासी का रहने वाला था और उसके कहीं ना कहीं पाकिस्तान से रिश्ते होने की खबर सामने आई है। तो दीपक जी, क्या मामला है ये पूरा? आकांक्षा, ये मामला एक बड़ा मामला हो सकता है, क्योंकि एक 19 वर्ष का छात्र जो एनईईटी की तैयारी कर रहा था, यानी कि अगली पढ़ाई की प्रोफेशनल कोर्सेज की तैयारी कर रहा था, मगर साथ ही साथ उसके मोबाइल से जो काफी सारा खाका मिला है वो पाकिस्तान के कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ मिला है। और बड़ी बात यह है कि पुलिस के पास एक जानकारी आई थी कि जम्मू के बठिंडी में रियासी का रहने वाला मोहम्मद साजिद दरअसल
कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। अब बड़ी बात यह है कि क्या पाकिस्तान के किसी आतंकी नेटवर्क का ये हिस्सा है या फिर पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी आईएसआई है कहीं उनके जाल में या उनके चंगुल में है। कारण क्या है, कितना डीप गया है, क्या पाकिस्तान के लिए स्पाइंग कर रहा था यानी कि जासूसी, या फिर पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क का हिस्सा है, ओजीडब्ल्यू है या स्लीपर सेल है। इन सारे मामलों की जांच जम्मू पुलिस कर रही है और जम्मू पुलिस की एक कामयाबी मानी जाएगी। अब दूसरी बात यह भी देखने वाली है कि 19 वर्ष कोई बहुत ज्यादा उम्र नहीं होती, तो क्या कोई और भी ऐसे लोग हैं उसके संपर्क में जो जम्मू में रहकर ही पाकिस्तान को यहां से जानकारी भेजते हैं। तो ये मामले की समझ लीजिए शुरुआत है। और दूसरा, क्या ये कश्मीर के व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क का हिस्सा तो नहीं, इसके ऊपर भी पुलिस अब लगातार जांच कर रही है। जी, वो कहीं ना कहीं नीट की तैयारी भी कर रहा है, तो उस हिसाब से कारण भी आप क्या उस है? चीज हाँ, को जोड़ सकते हैं। बिल्कुल। एनसीएमपी जो है राहुल्ला, उन्होंने उमर सरकार को लेकर एक और बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है योगी का बुलडोजर कश्मीर में क्यों चल रहा है, तो क्या है इसके पीछे की कहानी दीपक जी? आकांक्षा, इस तस्वीरें कश्मीर के इलाके कंगन से आई थी, गांदरबल से आई थी। गांदरबल खास तौर पे देखा जाए तो उमर अब्दुल्ला साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी भी है असेंबली की, और वहां पर आज रुहुल्ला गए हुए थे विजिट करने। और वहां पर जो तस्वीरें आई कि पीला पंजा जो बुलडोजर है, कहीं पर इलीगल एनक्रोचमेंट थी उसको हटाया गया। हालांकि एक मामला जम्मू में भी ऐसा आया था, मगर वहां पर जो बयान दिया और रुहुल्ला ने, उन्होंने कहा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में पीला पंजा चल रहा है उस तरह से जम्मू कश्मीर में भी चल रहा है, और कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन से ज्यादा गलती चुनी हुई सरकार की भी है। अगर वो 370 या बाकी चीजों के ऊपर कहते हैं कि वो बड़े मामले हैं, तो कम से कम छोटे मामलों पर उनको ध्यान देना होगा। तो पूरी तरह से जो उनका बयान था रुहुल्ला का, वो अटैक सीधे सीधे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के ऊपर था। उनका कहना था कि कश्मीर से आपने वोट लिए हैं और कश्मीर में अब लोगों के ऊपर इस तरह का हो रहा है, आपको बीच बचाव करना चाहिए। हालांकि रुहुल्ला ने एक बात बिल्कुल साफ कही कि जो लोग एनक्रोचर हैं उनकी कभी भी हम लोग एडवोकेसी नहीं करते, वकालत नहीं करते, मगर इन मामलों पे कम से कम चुनी हुई सरकार को ध्यान देना होगा। और वो मामले से ज्यादा अटैक जो है वो उमर अब्दुल्ला और उनकी सरकार पर करते नजर आ रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि अपने ही एमपी अब कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला की सरकार के लिए सामने एक बड़ी दीवार की तरह खड़े हैं, और शायद जैसे ऑपोजिशन रिएक्ट करती है वैसे ही उनके अपने एमपी भी कर रहे हैं। जी, जम्मू में अक्सर रिक्रूटमेंट को लेकर स्कैम्स होते रहते हैं। कई ऐसी कंपनीज, कई ऐसी फर्म्स कुछ ऐसी एडवर्टीजमेंट्स भी निकालती हैं जो बाद में स्कैम्स निकलती हैं। तो उसको लेकर एलजी मनोज सिन्हा ने एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कुछ रिक्रूटमेंट फर्म्स को ब्लैकलिस्ट भी कर दिया है। तो दीपक जी, इसके पीछे की पूरी मतलब क्या है पूरा? हाँ जी आकांक्षा जी, देखिए ऐसा मामला था कि पिछले 2-3 सालों में जम्मू कश्मीर में 2 बड़े स्कैम हुए रिक्रूटमेंट को लेकर। एक तो जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर के रिक्रूटमेंट में स्कैम हुआ, और दूसरा स्कैम हुआ फाइनेंशियल असिस्टेंट को लेकर। ये दोनों ऐसे स्कैम थे कि जिसमें एसीबी से लेकर सीबीआई तक को दखल देना पड़ा, और मामले इतने बड़े हो गए कि बाद में वो करोड़ों रुपए के स्कैम सामने आए। और इन स्कैम्स की बेसिकली इस रिक्रूटमेंट की जो जिम्मेवारी थी वो प्राइवेट फर्म्स से थी। एक तो उसमें एपटेक एक कंपनी थी जो महाराष्ट्र की थी, मुंबई की। तो उसको देखते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने उस समय खास तौर पे ये कहा था कि आगे से कोई भी जो रिक्रूटमेंट होगी वो खुद सरकारी एजेंसीज करेंगी, डिपार्टमेंट करेंगे, और खास तौर पे बाहर की प्राइवेट रिक्रूटमेंट एजेंसियों को देने से पहले उनकी हिस्ट्री चेक की जाएगी। तो ऐसे में बहुत सारी ऐसी एजेंसीज थी जो बाहरी स्टेट में बुक्ड हैं या वहां से रजिस्टर्ड है, और जम्मू कश्मीर में ऐसे टेंडर्स उठाती थी। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है ताकि आगे आने वाले रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कोई ऐसा स्कैम ना हो। इसलिए उन्होंने साफ कर दिया है कि कुछ कंपनीज को ब्लैकलिस्ट कर दिया है जो आने वाले समय में भी कभी जम्मू कश्मीर में ऐसी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को नहीं कर पाएंगी। और ये एक बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि हमने देखा जैसे 2022 में 23 में ऐसे स्कैम सामने आए जिसको लेकर हड़कंप मच गया, और मतलब बड़ी संख्या में छात्रों ने ये कहा कि कहीं ना कहीं ये बहुत बड़े स्कैम है, और अगर ऐसे स्कैम होंगे तो कैसे रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो पाएगा। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा कदम है, और ऐसी कंपनीज को ब्लैकलिस्ट करना ही जरूरी था। जी, आज बड़ी ब्राह्मणा में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया जिसमें एक बस पिलर से टकरा गई और उसमें एक इंसान की मौत हो गई और 8 लोग घायल हो गए। तो दीपक जी, तेज रफ्तार रहा इसका कारण?
आकांक्षा, एक तो जम्मू से लेकर लखनपुर तक जो काम चल रहा है फोर लेनिंग का, सिक्स लेनिंग का, इस सिक्स लेनिंग के काम के साथ साथ जो फ्लाईओवर्स बनाए जा रहे हैं सौंदर्यीकरण और रोड्स को बेटर करने के लिए, उसी बीच में जब तक ये काम चलता है उस दौरान सड़क काफी कंजस्टेड होती है, कई जगह ट्रैफिक जैमिंग भी लगती है। ऐसे में रफ्तार पर काबू रखना बहुत जरूरी है। मगर एक तेज रफ्तार बस जो जम्मू से कठुआ की ओर जा रही थी, रास्ते में एक पिलर से टकरा गई और ये निर्माणाधीन फ्लाईओवर का पिलर था और अनफॉर्चुनेटली उसमें एक पैसेंजर की जो है मौत हो गई, 8 लोग घायल हो गए। तो कम से कम, खासतौर पे सर्दी भी है, फॉग भी रहेगी, तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि ट्रैफिक पुलिस या बाकी पुलिस अधिकारी भी ध्यान दें कि तेज रफ्तार जो गाड़ियां हैं उन पे काबू पाया जाए। और खास तौर पे ऐसे में ड्राइवर्स को भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि तकरीबन जब ऐसे निर्माणाधीन काम चल रहे होते हैं तो हादसे ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे में संभल कर चलना ही बेहतर होता है। जी, तो ये थी अब तक की खबरें और अब थॉट ऑफ द डे। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किस्मत भी कहे जो भी तुम चाहो वही तुम्हारा मुकद्दर बने। तो ये था आज का थॉट और आज का BTH। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ रूम 24 आवाज। जय हिंद।